Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Welcome to Ariform Schooling. I am again with you with a minor video. In this video, we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, Work, Power and Energy. This is the second most important chapter of first year physics. So today we are going to discuss a very important question, that is prove the gravitational field is a conservative field. ये हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ज़्यादातर डिटेल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन को लिखना होगा। तो आइए समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कैन बी फेल्ड बाय अदर बॉडी। अर्थ के ज़मीन के इर्द गिर्द का वो हिस्सा जहाँ पर उसकी जो कशिश है वो कोई भी ऑब्जेक्ट फील करे, उसको अट्रैक्शन फील हो। अर्थ अपनी ज़मीन की जो कशिश है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे या वो ऑब्जेक्ट उस कशिश को महसूस करे, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो वाली फील्ड होती है जिसके अंदर कोई भी वर्क डन हो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है कोई भी पाथ फॉलो करे, रेक्टेंगुलर पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, ट्रायंगुलर पाथ हो, उस पर वो इंडिपेंडेंट होता है और उस पर वो वर्क डन ज़ीरो ही रहता है। यहाँ हम एक कंडीशन के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट नंबर ए पर है, वो एक रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो करेगा जो कि क्लोज पाथ है। पहले वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर करेगा जिसे हमने S1 का नाम दिया है। फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस कवर करेगा जिसे हमने S2 का नाम दिया, मतलब डिस्टेंस 2। उसके बाद वो सी से ए तक का डिस्टेंस कवर करेगा जिसे हमने डिस्टेंस 3 का नाम दिया है। उसके बाद हमने बीच में इनके दरमियान एंगल भी बन रहे हैं। पॉइंट ए से बी के दरमियान जो एंगल था वो अल्फ़ा था, तो हमने इस एंगल को शो करने के लिए बीच में से इसे रेक्टेंगुलर को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं। एक है हमारे पास BAD और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास CAD। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस तरह से हमने एक क्लोज पाथ को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट नंबर ए पर है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर बी, ए से बी तक का इसने डिस्टेंस कवर किया, तो हमने उस डिस्टेंस को S1 का नाम दिया, मींस डिस्टेंस 1। फिर उस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से बी तक के बाद बी से सी तक का डिस्टेंस कवर किया, जिसे हमने डिस्टेंस 2 का नाम दिया। फिर वो ऑब्जेक्ट C to A आएगा, उसे हमने डिस्टेंस 3 का नाम दिया। तो ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है, A से B, B से C, C से दोबारा A। अब हमने इनके दरमियान A से B के दरमियान एक एंगल भी था, अल्फ़ा एंगल बन रहा था जो कि डाउनवर्ड था। उससे हमने शो करवाने के लिए इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं। तो इनके दरमियान हमारे पास एंगल था अल्फ़ा और इनके दरमियान हमारे पास एंगल है बीटा। अब हम इस क्लोज पाथ को डिराइव करेंगे कि किस तरह इसमें वर्क डन हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक के वर्क डन को हम पहले फाइंड करेंगे। जैसे कि वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है, ए टू बी जा रहे हैं तो हम यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे। वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है F.D हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर S1, S2, S3 दिया है। इसलिए हम यहाँ पर F.S1 मीन फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस 1,
और बीच में हमारे पास एंगल क्या बना, कॉस अल्फ़ा। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस अल्फ़ा। ये हमारे पास है वर्क डन ए टू बी। ए टू बी हमारे पास ये वर्क डन है। अब हमारे पास यहाँ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसे सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ जहाँ पर एंगल बन रहा है वो सेंटर में रखेंगे और बाकी दो साइड पे, जैसे कि बी ए, यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी का, ए बी डी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बी ए डी या ए बी डी, जो भी रखें सेंटर में वो वाला पॉइंट आना चाहिए जिस पर एंगल बन रहा है। तो अब हम इस पे वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल रखेंगे जो कि हमारे पास बन रहा है कॉस अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ हाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि ये हमारे पास देखें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास बेस है जिसे हमने एच का नाम दिया है। एच का मीन हाइट्स, ये इसकी हाइट है। तो ये हमने बेस है इसे एच का नाम दिया है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप इस तरह से देखें तो ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर साइड है और ये जो सामने वाली साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे S1 का नाम दिया है। तो अब देख लेते हैं, आपने इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर एंगल रखना है कॉस अल्फ़ा जो कि हमारे पास बन रहा है। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है एच जिसे हमने हाइट का नाम दिया है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, S1। यहाँ हम S1 को रख देंगे। S1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा एच इज़ इक्वल टू S1। अब एच यहाँ पे S1 कॉस अल्फ़ा, ये एच यहाँ S1 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो ये एच यहीं रह गया। तो एच की यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, S1 कॉस अल्फ़ा। यहाँ हमारे पास S1 कॉस अल्फ़ा की जगह हम एच को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एफ डॉट S1 कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एच। ये हमारे पास एच के बराबर है इसलिए हम इसकी जगह एच को लिख सकते हैं। तो एफ डॉट एच, यहाँ पर हमारे पास ये एफ डॉट एच आ गया। फोर्स हमारे पास जो होती है वो वर्क के बराबर, वर्क के वेट के बराबर होती है और एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। तो हम फोर्स की जगह एम जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, एम जी एच। तो ये हमारे पास आ गई वर्क डन पॉइंट ए से बी तक का वर्क डन। ये हमारे पास पॉइंट ए से बी तक का वर्क डन आ गया। अब हम पॉइंट बी टू सी का वर्क डन करेंगे। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का वर्क डन करने के लिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम बी टू सी जा रहे हैं। उसके बाद एफ डॉट S2, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ हमने डिस्टेंस 2 कवर किया है। बी से सी तक पॉइंट का जाने के लिए बॉडी ने डिस्टेंस 2 कवर किया है और इस पर एंगल 90 बन रहा है। उसका बॉडी का एंगल यहाँ पर 90 बन रहा है, तो कॉस 90 लिखेंगे। और आप सबको पता है कि कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, इसलिए जब एफ डॉट S2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन बी टू सी हमारे पास डायरेक्टली 0 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए। अब हम सी टू ए का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वो भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम यहाँ मेंशन कर देंगे, फिर ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट S3। S3 डिस्टेंस शो करता है, डी आना चाहिए था, डी की जगह हमने यहाँ पे डी को यहाँ पर S का नाम दिया है, मतलब डिस्टेंस। तो एफ डॉट S3 क्योंकि डिस्टेंस 3 है और हमारे पास कॉस, यहाँ पर देखें एक चीज़ समझने वाली है हमारे पास, ये डायग्राम में देखें यहाँ पर हमारे पास एंगल बीटा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल जो चाहिए वो सिर्फ बाहर वाला चाहिए। अगर हम डी को देखें इस तरह से, डी हमने यूँ रखी हुई है
तो ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा है डी पर, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप इसी तरह एज्यूम करें, यहाँ पे डी रख के यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ ये बाहर वाला एंगल चाहिए, इसका मतलब ये वाला नहीं चाहिए। तो हम 180 में से माइनस बीटा करेंगे, मीन हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, तो हम 180 में से ये माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर cos 180 डिग्री माइनस बीटा करेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। f.s3 cos 180 माइनस बीटा जो है वो हमारे पास माइनस बीटा के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं। 180 डिग्री माइनस बीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस जो है ये बीटा के साथ लगा है, इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस f(s)3 cos बीटा, इस तरह लिखेंगे तो भी ये करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही थी, CAD। अब हम इसे प्रूव करते हैं, CAD। ये देखें CAD को हम किस तरह से करेंगे, वही वाला यहाँ पर हम अपना एंगल रखेंगे जो कि है हमारे पास कॉस, यहाँ पर हम रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ भी बिल्कुल इस तरह से करेंगे, बेस हमारे पास h आ जाएगी जैसे हमने पीछे वाले में किया था, और हाइपोटेन्यूज में हमारे पास s3 आ जाएगा cos बीटा। अब ये s3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा s3 cos बीटा, और ये h ये बराबर हो जाएगा h के। तो हम इसकी जगह h को डाल सकते हैं, तो ये हमारे पास है s3 cos बीटा की जगह हम h लिख देंगे। ये देखें f माइनस एफ डॉट एच, तो f हमारे पास बराबर होता है mg के, mgh, तो ये हमारे पास माइनस mgh हो गया। वर्क डन फ्रॉम C टू A बराबर हो गया माइनस mgh के। ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास ट्रायंगल थी ACAD, इसमें हमने बीटा को रखा, कॉस बीटा बन रहा था, लेकिन हमें सिर्फ बाहर का एंगल चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर 180 माइनस बीटा लिखा था। उसके बाद इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को यूज़ किया था। इस ट्रायंगल को अगर आप यूँ देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास बेस है जिसे हमने h से शो किया है, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज जिसे हमने s3 का नाम दिया है, और ये है परपेंडिकुलर साइड। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे बेस की जगह हाइट को रखा जिसे हमने h से शो किया है, और हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह s3 को डाला, और यहाँ पर cos बीटा। तो यहाँ पर ये s3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, s cos बीटा इज इक्वल टू h। तो ये हमारे पास s3 cos बीटा h के बराबर हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर s3 cos बीटा की जगह h को लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, माइनस f डॉट h लिख दिया। f बराबर होता है mg के, mg माइनस लगा हुआ है तो माइनस mgh। तो वर्क जो हमारे पास C से A तक था वो हमारे पास हो गया माइनस mgh। अब हम टोटल वर्क को कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, पहले हम वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू C प्लस वर्क डन C टू A। अब हमारे पास ये आया था mgh प्लस B 0 आया था, ये माइनस mgh हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे mgh प्लस 0, यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा mgh। तो ये देखें हमारे पास जैसा कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ये देखें हमारे पास A टू B हमारे पास जो आया था वो mgh था। उसके बाद हमारे पास B टू C 0 आया था। उसके बाद ये देखें C टू A माइनस mgh आया है। तो अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे। ये देखें ये प्लस का mgh माइनस की mgh से कट जाएगा, तो टोटल वर्क डन जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा।
तो ये बात प्रूव हो गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ दिस इज़ प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये बात हमें प्रूव करनी थी जो कि हमने कर ली। ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। इट्स मीन जो भी वर्क होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में होता है। इट्स मीन आई होप आज की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमने एक रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये हेल्पफुल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। बेसिकली दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।